बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 5 का छात्र था। हमारी क्लास में अशोक मास्टर जी बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते इसी बीच में मेरे जो पीछे बैठा था मेरा दोस्त जान मोहम्मद ने मेरे कान में कुछ कहने की कोशिश की। वो कुछ कहना ही चाह रहा था कि अशोक सर का ध्यान हमारी तरफ आ जाता है और उनका पढ़ाई से ध्यान जो था वो भंग हो जाता है। इसी बात को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं और मेरे पास आकर मुझसे पूछते हैं कि उस्मान, ये तुम्हारे कान में क्या बोल रहा था। दरअसल मेरी समझ में नहीं आया कि वो उसने मेरे कान में क्या कहा, तो मैंने वो यही बोला कि सर मुझे नहीं पता उसने क्या बोला। तो उन्होंने उसे गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ा, उसको ऐसे ही ऊपर को उठा लिया और उठाकर बोले क्या बोल रहा था। उसने जो भी कुछ बहाना लिया सो लिया, लेकिन मास्टर जी ने सिर्फ इतना सा जुर्म करने पर जो पीटा है जान मोहम्मद को, थप्पड़ों से, घूंसों से, लातों से, यानी कि उठा के भी उसको पटक दिया, तब कहीं जाकर मास्टर जी को सुकून मिला। और जान मोहम्मद ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। असल में ये जो बातें थीं उन दोनों एक आम बातें हुआ करती थीं। बड़े जो होते थे वो छोटों को किसी न किसी बात पर, यानी किसी न किसी बेवजह भी पीट दिया करते थे। बराबर से निकले तो थप्पड़ मार के निकल गए। उन दोनों पीटने वाला भी खुश होता था और पिटने वाला भी खुश रहता था। पिटने की वजह वो सोचता था पिटने वाला कि आज कम मार पड़ी है, ज़्यादा भी पड़ सकती थी। पीटने वाला इसलिए खुश हो जाया करता था कि चलो हाथ साफ़ हो गए। तो चाहे वो मास्टर जी हों, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो चचा ताऊ या माँ बाप हों, कोई भी हो, ये दौर अब पूरी तरह से बदल चुका है। आज का जो दौर है, इस मोबाइल के इस युग ने रिश्तों के मायने पूरी तरह से बदल कर रख दिए हैं। ना तो किसी को स्कूल में पीट सकते हैं, ना ही किसी को समझा सकते हैं। यदि आपने समझाने की कोशिश की तो समझ लेना रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक माँ अपने बच्चे को समझाने की बार बार कोशिश करती है और रिश्ते कुछ इस तरह से बिगड़ जाते हैं कि एक ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और दूसरी ज़िंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरे, और तीसरी ज़िंदगी है जिसने अपनी आँखों के सामने ये होता हुआ देखा था, वो शायद इस दृश्य को कभी ज़िंदगी भर भुला पाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला लखनऊ का एक पीजीआई कोतवाली है। इसी पीजीआई कोतवाली का एक इलाका है यमुनापुरम। दरअसल यमुनापुरम इलाके से 7 जून की रात लगभग 9 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति थाने में यानी कोतवाली में फ़ोन करता है। कहता है कि साहब, हमारी जो कॉलोनी है पंचम खेड़ा स्थित यमुनापुरम, यहाँ पर एक मकान के अंदर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। इतनी बदबू आ रही है कि मोहल्ले में रुकना मुश्किल हो रहा है, आप आकर देख लीजिए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर आकर जब देखती है तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उस दरवाजे को जो खोलने की कोशिश की जाती है तो अंदर से दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। बार बार आवाज़ लगाई जाती है, कहा जाता है कि हम पुलिस हैं, दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो हम इस दरवाजे को तोड़ देंगे। कुल मिला के वो दरवाज़ा खुल जाता है। एक 9 साल की लड़की और एक 16 साल का लड़का, जो कि दोनों आपस में सगे भाई बहन हैं। दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे ही पुलिस ने अलग अलग कमरों में जाकर ताका झांकी करने की कोशिश की, ये पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिरकार ये दुर्गंध, ये बदबू कहाँ से आ रही है, तो पता चलता है कि एक कमरे के अंदर महिला की लाश पड़ी हुई थी और लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसमें बेहिसाब दुर्गंध जो आ रही थी। उन बच्चों से पूछा जाता है कि ये दुर्गंध जो आ रही है, ये कौन है ये महिला। तो दोनों बच्चे कहते हैं, यानी कि 16 साल का लड़का और 9 साल की लड़की, कि ये हमारी माँ है। तुम्हारी माँ हैं तो तुमने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। जब पुलिस लगातार सवाल कर रही है तो दोनों बच्चे एक जैसे जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने फिर पूछा कि आखिरकार तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। तो जो लड़का है, जिसकी उम्र 16 साल है, जो कि कक्षा 8वीं में पढ़ता है, उस लड़के ने कहा कि यहाँ पर जो बिजली के मैकेनिक आते हैं, उस मैकेनिक ने मेरी माँ की गोली मारकर हत्या कर दी है। इतना सुनते ही पुलिस सक्रिय हो जाती है और उस मैकेनिक की तरफ दौड़ने लगती है। उस मैकेनिक को जब पकड़ने की कोशिश करती है, उससे पूछा जाता है तो मैकेनिक कहता है कि साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो रोने धोने लगता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको पकड़कर थाने लेके जाती है और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन उससे कोई भी जो सच था वो सामने नहीं आता। फिर उस बच्चे से, यानी कि दोनों बहन और भाइयों से पूछा जाता है कि आखिरकार ये कब से बदबू आ रही है, ये कब मरे हैं। तब लड़का छूटते बोलता है कि मेरी माँ कल मर गई थी
और आज बदबू आ रही है। बस यही जो बात थी, वो लड़का इसी बात पर घिर जाता है। कोई भी व्यक्ति चाहे गर्मी कितनी भी हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर लाश कभी सड़ नहीं सकती। उसको देखकर सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लाश थी वो लगभग कई दिन पुरानी बताई जा रही थी। बेटी से पूछा जाता है तो बेटी वो ही जवाब दे रही थी जो भैया जवाब दे रहा था। अब दोनों से अलग अलग जो बातचीत की जाती है, अलग अलग बात करने में बहन टूट जाती है, और जब बहन टूटती है, जो कुछ सच्चाई बताती है, तब पुलिस फिर से उसके भाई के पास जाती है और जाकर कहती है कि तुम्हारी बहन ने हमें सब कुछ बता दिया है, इसलिए हम पुलिसिया तरीके से अगर पूछेंगे तो शायद तुम्हें तकलीफ़ ज़्यादा होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जो भी सच है उस सच को सच बता दो, इसलिए तुम्हारी जान बख्श जाएगी, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। इसके बाद जो लड़का बोलता है, जो बताता है, ये बात न केवल लखनऊ में बल्कि पूरे प्रदेश में कहें या पूरे देश में कहें या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसी कौन सा संस्थान है जिसने इस खबर को कवर नहीं किया है। जब इस खबर के बारे में लोगों ने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो लोग सन्न रह जाते हैं। खासकर वो लोग सन्न रह जाते हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर ये बने या कुछ करें। अक्सर यहाँ इस घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं, माँ है, बेटा, बेटी, और जो पति है जिसका नाम है नवीन सिंह, जो कि आर्मी में जेसीओ के पद पर तैनात है, और फ़िलहाल जो तैनाती है उनकी पश्चिमी बंगाल के आसनसोल एक इलाका है, वहाँ पर तैनाती थी। वो भी लगातार अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कई दिनों से लगातार उन्होंने, बताया जाता है कि 4 या 5 दिनों में लगभग 2000 बार ट्राई किया अपनी ही पत्नी से बात करने के लिए, लेकिन पत्नी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। तुरंत ही ये सूचना उनके उस पदस्थ, जहाँ पर उनकी आसनसोल में जो इनकी तैनाती थी, वहाँ पर सूचना दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है, उनकी हत्या हो चुकी है। तो वो भी दौड़ते हुए यहाँ तक चले आते हैं, और इसके बाद वो लड़का जो सच बताता है, जो पुलिस को बात बताता है, वो वाकई हैरान करने वाली बात थी। दरअसल वो कहता है कि 3 जून को वो अपनी माँ के साथ बाज़ार गया था। माँ ने पहले बिजली का बिल जमा करने की कोशिश की, फिर दवाइयाँ दिलवाईं, और दवाइयों के साथ साथ माँ ने उसकी कुछ किताबें भी दिलवाई थी जो उसका कोर्स था। और वो माँ एक ही बात कहती थी कि बेटा, जितनी मेहनत से तुम पढ़ सकते हो, ईमानदारी से पढ़ सकते हो, पढ़ लिख कर ही तुम कुछ हासिल कर सकते हो। आज तुम्हारे पिताजी जो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो सिर्फ पढ़ाई की वजह से हैं। पढ़ाई की बात इस बेटे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, और इसी दिन उसके पिताजी का फ़ोन भी आया था आसनसोल से। वो कहते हैं कि साधना, तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं अपने इस बच्चे को कुछ किताबें दिलवाने के लिए बाज़ार जा रही हूँ, और फिर आके बात करूँगी। उसी दिन यानी कि 3 जून को फिर उसके बाद उसका नंबर बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद ये बार बार कोशिश करता है बातचीत करने की, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। और पहले दिन लगभग 50 कॉल किए थे। अब 4 जून का समय आता है। 4 जून को एक बार फिर ये महिला अपने घर से बिजली का बिल जमा करने के लिए जाती है, लेकिन पहले दिन यानी कि 3 जून को बिजली का बिल जमा नहीं हो पाता। जब घर से निकल रही है तो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो। अक्सर उस लड़के के हाथ में मोबाइल रहता था, और मोबाइल में वो पबजी खेलता था, और कई तरह के गेम थे, वो गेम खेला करता था। माँ सुबह को 8 बजे घर से निकली बिजली का बिल जमा करने के लिए, जन सेवा केंद्र या किसी भी और दूसरे अन्य साधन के माध्यम से। लेकिन जब वो करीब 1 या 1.5 घंटे के बाद घर वापस लौट के आती है, तब भी बेटा मोबाइल ही चला रहा था। उसके बाद घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, ऊपर वाली मंजिल पे काम चल रहा था। तो बिजली का जो मैकेनिक है, मैकेनिक कहता है कि मैडम, कुछ सामान की ज़रूरत है, ये लिस्ट आपको मैं दे रहा हूँ, इस सामान को आप ले आइएगा। जैसे वो महिला अपने घर से निकल रही है 4 जून को बिजली का सामान लाने के लिए, तो बेटा मोबाइल ही चला रहा था, और मोबाइल चलाते उससे समझाती है कि तू इसे मोबाइल को बंद कर दे, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे। अभी 1 दिन पहले ही तो तुझको किताब दिलवाई थी, फिर भी तूने किताबों पर ध्यान नहीं दे रहा है। माँ ये कहते हुए घर से बाहर निकल जाती है, और करीब 2 या 3 घंटे के बाद वापस लौट के आती है, तो बेटा उसी सोफ़े पर बैठा हुआ है और मोबाइल चला रहा था। ये बात देखते हुए माँ को इस कदर गुस्सा आता है कि मैं इतनी चिलचिलाती धूप में बाहर जा रही हूँ काम से, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, और ये है कि जो कुछ घर का काम मैं हाथ बटा सकता है, हाथ तो बटाने से गया, और जब देखो तब मोबाइल में घुसा रहता है। और उसकी माँ ने एक के बाद एक उसके ऊपर कई सारे थप्पड़, कई सारे तमाचे जब जड़ दिए, तो लड़के को गुस्सा आ जाता है। लड़का फिर भी अपने मोबाइल को नहीं छोड़ता, और करीब 2 घंटे के बाद उसकी माँ को कुछ पैसों की ज़रूरत थी जो उसके पिताजी ने रखे हुए थे। वो पैसे अलमारी में कहीं रखे थे, लेकिन उन पैसों को जब ढूंढती है बार बार, तो पैसे मिलते नहीं हैं।
इस बात को लेकर उस महिला यानी कि साधना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको लगता है कि इसके बेटे को पबजी खेलने की जो आदत है वो शायद इसने 10,000 रुपये चोरी कर लिए हैं। अपने बेटे से पूछती हैं कि वो 10,000 रुपये जो हैं, जो रखे थे मैंने सेफ अलमारी के अंदर, वो कहाँ हैं, जल्दी से दे दो। तो वो कहता है लड़का कि मेरे पास नहीं है। और इसी बात को लेकर फिर एक बार वो अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ नहीं, खूब सारे थप्पड़ मारती है। और थप्पड़ मारते मारते लड़का चुपचाप एक जड़ की तरह शांत खड़ा रहता है, कोई आवाज़ नहीं निकालता और पिटता रहता है। वो बार बार कहती है कि इस तरह से घूरो मत, आंखें नीची करो। बहुत सारी इनमें बहस होती है। तब बेटी आती है, अपनी माँ को समझाती है कि माँ आप शांत हो जाओ, भैया का तो रोज़ का ही ये काम है। 4 जून की रात को माँ बेटा और बेटी ये खाना खाकर 10 बजे के आसपास बेड पर सो जाते हैं। बेड पर एक साइड में बेटा लेटा हुआ है, बीच में बेटी लेटी हुई है और साइड में माँ लेटी हुई है। जब रात के 2 बजते हैं तो अचानक ही उस बेटे की आंखें खुल जाती हैं। और आँख खुलने के बाद सीधा वो अलमारी खोलता है। अलमारी के अंदर से उसकी जो पिता की पिस्टल रखी हुई थी उसको निकालता है और निकालने के बाद अपनी माँ की कानपट्टी पर सटाकर तुरंत गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलती है ज़ोर से आवाज़ होती है और आवाज़ होने से बेटी जाग जाती है, लेकिन उसकी माँ का सर पूरी तरह से खुल जाता है, खून की धार बहने लगती है और बेटी जैसे चीख निकलने की कोशिश होती है। तभी उसका भाई उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि चीखने की या चिल्लाने की कोशिश की या किसी को बताने की कोशिश की तो एक गोली तुम्हारे नाम से भी चल सकती है, इसलिए शांत रहो। अपनी बहन को वो जब रोता हुआ, सिसकता हुआ, बिलखता हुआ देखता है तो अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और यहाँ से सीधा दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ जाकर कमरे में दोनों बहन भाई लेट जाते हैं और सो जाते हैं। भाई तो सो जाता है बहुत इत्मीनान के साथ, ऐसे कि जैसे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। और बहन पूरी रात बेड पर बैठे बैठे सिसकियाँ भरती रहती है, रोती रहती है, तड़पती रहती है। और अगला दिन निकलता है यानी कि 5 जून को, और सुबह 8 बजे वो ऐसे रोज़मर्रा की तरह जैसे क्या कुछ हुआ ही नहीं है उठता है, अपना क्रिकेट की किट लेता है, स्कूटी उठाता है। स्कूटी उठाने के बाद सीधा मैदान में जाता है खेलने के लिए और दोपहर 3 बजे तक ऐसे ही खेलता रहता है। और खेलते खेलते जब वहाँ से वापस आता है, वापस आने के बाद माँ की लाश अभी भी घर के अंदर पड़ी हुई है। और साथ ही वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और दोस्त को फ़ोन करके कहता है कि आ जाओ घर पे कुछ काम है। और वो घर पे उसे अपने दोस्त को बुलाता है, दोनों आपस में पार्टी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। फिर पूरी रात अपने दोस्त को वो अपने ही पास सुलाता है। एक कमरे में माँ की लाश पड़ी हुई है, दूसरे कमरे में बहन को बंद कर दिया गया है, तीसरे कमरे में वो अपने दोस्त के साथ मूवी देख रहा है। दिन निकलता है, दोस्त चला जाता है, उसके बाद फिर वो घर से बाहर निकलता है और 6 जून को फिर इधर उधर वो घूमने लगता है। 6 जून को उसकी बहन रोते हुए बिलखते हुए दोपहर में कहती है कि भैया मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ खाने को ला दो। तब वो पड़ोस में जाता है और पड़ोस में जाने के बाद कहता है जो आसपास, क्योंकि ये जो यमुनापुरम कॉलोनी है इसमें सभी मकान नहीं बने हुए हैं, कई ऐसे प्लॉट हैं जो भी खाली पड़े हुए हैं। तो आसपास के किसी घर में जाता है, जाकर कहता है कि मेरी जो माँ है वो दादी के घर पे गई हुई है, थोड़ा सा खाना दे दो, मेरी बहन को बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाना वाना बनाना नहीं आता है। तब पड़ोसी उसको खाना देते हैं, अपनी बहन को वो खाना ला के दे देता है। फिर एक नए दोस्त को फ़ोन करता है और नए दोस्त को फ़ोन करने के बाद उससे कहता है कि आओ कुछ खाते पीते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। घर में लाश पड़ी हुई है, लगातार दिन घंटे गुजर रहे हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब उसका दोस्त 6 जून को एक नया दोस्त आता है शाम को 5 बजे के आसपास, तब ये लोग बैठकर कुछ रसोई में खाना वाना बना रहे थे, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। बनाते बनाते इसके दोस्त ने कहा कि कुछ घर के अंदर से ऐसा नहीं लग रहा कि दुर्गंध सी आ रही है, स्मेल आ रही है, क्योंकि इस बॉडी को पड़े हुए अब काफ़ी वक्त हो चुका था, अब ये बॉडी सड़ने लगी थी। तब वो कहता है कि ये पास में जो प्लॉट है वो जो खाली पड़ा हुआ है, उस प्लॉट में कुछ जानवर मरा हुआ पड़ा है, उसी की दुर्गंध आ रही है। मैंने आसपास के लोगों से कहा कि भाई इस जो जानवर को उठा के बाहर फेंक दो, लेकिन किसी ने भी इसमें कोई तरजीह नहीं दी, इसलिए तुम अपना खाना वाना बनाओ और टेंशन मत लो। वो उसका दोस्त फिर वहाँ से चला जाता है। यानी कि अब 6 जून की रात भी पूरी गुजर जाती है और दिन निकलते ही उसने एक प्लान किया कि क्यों ना ये बॉडी जो सड़ रही है घर के अंदर, इसको ठिकाने लगाया जाए। तब उसने केमिकल का इंतज़ाम करने की कोशिश करता है, लेकिन केमिकल मिल नहीं पाता और वो लगातार प्रयास कर रहा था कि किसी भी सूरत से, किसी भी तरकीब से इस लाश को कहाँ पर ठिकाना लगाया जाए। इसके लिए घर में एक रूम फ्रेशनर रखा हुआ था, उसने पूरे घर के अंदर, पूरे कमरों के अंदर पूरा उसका छिड़काव कर दिया। बाज़ार से एक को रूम फ्रेशनर लेके आता है और उससे छिड़काव करता है, यानी कि दुर्गंध को उस खुशबू से मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दुर्गंध तो दुर्गंध होती है, वो ऐसी छोटी मोटी खुशबू से कहीं दूर नहीं जाती है। और उसकी
जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, यानी कि अब 6 तारीख की रात गुजर जाती है, 7 तारीख को उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन रात होते होते जब रात के 9 बजते हैं तो पता चलता है कि आसपास के लोगों को भी दिक्कत बढ़ने लगती है। तब लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस मौके पर आती है और उसके भाई को यानी कि लड़के को गिरफ़्तार करती है। और उस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि मोबाइल की लत की वजह से उसकी माँ उससे नाराज़ रहती थी। माँ को बहुत सारी उम्मीद थी कि बेटा मेहनत से पढ़ेगा तो आगे चल के कुछ बन जाएगा, लेकिन उसने अपना ध्यान बजाय किताबों में लगाने के उसने अपना ध्यान पूरा मोबाइल की तरफ लगा दिया और मोबाइल ने पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों जो लॉकडाउन लगा था हमारे देश के अंदर, तब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई थी और बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिए गए थे। तभी से बच्चों ने पढ़ाई से ध्यान हटाकर मोबाइल की तरफ ध्यान लगाना ज़्यादा शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग बच्चे इस तरह से यूट्यूब, फेसबुक और अन्य जो सोशल साइट्स हैं उसमें बिजी रहने लगे। और कई तरह के ऐसे हैं जहाँ पर शॉर्ट रील्स बनाई जाती हैं, उसमें रील बनाने में लगे। तो कुल मिला के पढ़ाई से ध्यान बच्चों का पूरी तरह से भंग हो गया है। इसी बात को लेकर माँ बाप का बच्चों के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस लड़के ने अपनी माँ का कत्ल किया है, जिस तरह से माँ को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है, शायद इस तरह के मामले आपको कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। और इसी बीच में जो उसका पति है नवीन सिंह, जो कि दौड़ता हुआ हाँफता हुआ पश्चिम बंगाल से जब लखनऊ पहुंचता है तो वो रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। वो कह रहा था कि मुझे शक था कि मेरे बेटे ने ही मेरी पत्नी का कत्ल कर दिया है। जब उससे वो थाने में मिलने के लिए जाता है तो एक ही बात कहता है, वही बात जो शाहरुख खान के बेटे ने क्रूज़ वाले मामले में, जो ड्रग्स वाले मामले में कही थी कि आपने तो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल माँ घर का ध्यान रखती है तो बाप अपने ऑफिस का ध्यान रखते हैं। ऑफिस की इतनी ज़्यादा चिक होती है कि वो बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप हमें प्यार नहीं करते, जबकि उनकी गलत बात है। माँ बाप आपके लिए ही तो दिन रात तपस्या करके इतने पैसे का इंतज़ाम करते हैं ताकि आप अच्छे स्कूल में पढ़ें और आगे बढ़ें। इस कहानी से हुआ कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। महिला की जान चली जाती है, साधना हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है। और ये लड़का अब शायद इसकी ज़िंदगी जेल में कटेगी। और बहन जिसके सामने उसकी माँ की हत्या की गई थी, शायद वो अपनी माँ की इस हत्या का दृश्य कभी अपनी आंखों से ओझल कर पाएगी, भुला पाएगी। इसलिए अपने बच्चों का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, बीच बीच में उन्हें समझाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग भी करानी चाहिए। कोई बच्चों को अगर लत लगी है तो उसे छुड़वाने के लिए बहुत सारे सामाजिक तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं, उनको अपनाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।